हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए को किस तरीके से सेपरेट या फिर प्यूरीफाई करते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। इसके पहले की वीडियो में मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इसका पहले का वीडियो था मींस फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, हमने उसमें डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफिनीशन क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, पर्पज क्या है यूज करने का, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस को किस तरीके से इनका मैकेनिज्म क्या है, हमने इसका मैकेनिज्म इमेज के हेल्प से डिस्कस किया था। एंड टाइप्स ऑफ जेल मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम किस टाइप के जेल को यूज करते हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। एगारोज जेल एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में हमने इनका डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, इनका स्टेप्स पढ़ने के पहले हम इसमें यह डिस्कस कर लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफिनीशन क्या है एंड इनका पर्पज क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसीजर यूज टू सेपरेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बाय साइज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, इन सभी को सेपरेट करते हैं साइज के बेसिस पर। The separation of these molecules is achieved by placing them in a gel with small pores and creating an electric field across the gel. That means हम इसमें क्या करते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स को जेल में प्लेस करते हैं और उस जेल में पोर्स रहते हैं और उसमें हम ऐसा फील्ड क्रिएट करते हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं या फिर प्यूरीफाई होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल्स है या फिर चार्ज आयंस है, हम उनको सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में तो वो अपने चार्ज शेप साइज के बेसिस पर सेपरेट होंगे या फिर प्यूरीफाई होंगे। दी मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर और स्लोअर बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मॉलिक्यूल्स होंगे यह इस पर डिपेंड करेगा कि उनका साइज कैसा है, मीन्स अगर उनकी लार्जर शेप है या फिर साइज है तो वो बहुत स्लो स्पीड में मूव करेंगे, बट अगर उनका साइज स्मॉल है और वो उस जेल में बहुत हाई स्पीड से मूव करेंगे। यही था इसका डिफिनीशन कि अगर हमारे पास कोई चार्ज मॉलिक्यूल्स है या फिर आयंस है, अगर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मूव कराते हैं तो वो अपने चार्ज शेप साइज इनके बेसिस पर सेपरेट या फिर प्यूरीफाई होंगे। ये था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफिनीशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करने का क्या पर्पज है, हम अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। द पर्पज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू विजुअलाइज, identify and distinguish molecules that have been processed by a previous method such as PCR means polymerase chain reaction, enzymatic digestion means restriction enzyme से जब हम मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं तो उससे जो डीएनए के जो स्ट्रैंड हमें स्मॉल पीसेस में मिलते हैं उनको हम बोलेंगे एंजाइमेटिक डाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है, उनको भी हम सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डिवाइस का यूज करते हैं। एंड पीसीआर में हम क्या करते हैं कि डीएनए के कई सारे कॉपी को प्रिपेयर करते हैं, इसको भी हम सेपरेट करने के लिए भी हम पीसीआर से जो प्रोडक्ट हमको मिले इसको सेपरेट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस का यूज करते हैं। और एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मीन्स जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये पर्पज़ रहता है कि जो हमको डीएनए के स्ट्रैंड मिल रहे हैं इनको हम विजुअलाइज करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस का यूज करते हैं। ऑफन मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड or proteins that are collected from a previous experiment or method are run through gel electrophoresis to determine the identify or differentiate between molecules। means जो हमने पहला कोई एक्सपेरिमेंट या मेथड किया जिससे हमें जो स्ट्रैंड मिल रहे हैं या फिर जो प्रोटीन्स या फिर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के, इन सभी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, इनमें इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इनको सेपरेट करते हैं, इनको प्यूरीफाई करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप्स, इसमें हम न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करेंगे, इसके लिए हम एगारोज जेल का यूज करेंगे। बट अगर हमें प्रोटीन को सेपरेट करना है, इनको प्यूरीफाई करना है, उसके लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। बट हमें यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है मीन्स डीएनए को सेपरेट करना है, इसके लिए हम इस प्रोसेस में एगारोज जेल का यूज करेंगे। The broad steps involved in a common DNA gel electrophoresis protocol
मीन्स डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जिसकी हेल्प से हम डीएनए को सेपरेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप डैट इज प्रिपेयरिंग द सैम्पल्स फॉर रनिंग। मीन्स हमें ऐसे सैंपल को प्रिपेयर करना है जिसको हमें रन कराना है, मूव कराना है अपनी एगारोज जेल में। The DNA is isolated and pre-processed. Example is PCR, means polymerase chain reaction, enzymatic digestion, and made up in solution with some basic blue dye to help visualize the movement of the sample through the gel. जिस भी सैंपल को हम एनालाइज करना चाहते हैं, सपोज PCR या फिर इंजाइमेटिक डाइजेशन प्रोडक्ट को, उसमें कितने DNA फ्रेगमेंट हैं हमें उनको प्रिपेयर करना होगा। इसलिए हम सैंपल में लोडिंग डाई एंड ग्लिसरॉल को मिक्स करते हैं। लोडिंग डाई इसलिए जिससे जेल में हमारा सैंपल रन होगा तो हमें उसमें सैंपल की पोजीशन पता रहे कि क्या है जेल में। डीएनए की स्ट्रैंड जब जेल के साइड तक पहुंचते हैं तब हम प्रोसेस को स्टॉप कर सकें तो हम विजुलाइज कर सकते हैं स्ट्रैंड किस पोजीशन में है। जेल में जब डीएनए मूव कर रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एंड ग्लिसरॉल इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि विस्कस सॉल्यूशन रहता है। ग्लिसरॉल का काम रहता है कि जो डीएनए है वो लाइट वेट होने की वजह से बेल से बाहर फ्लोट कर सकता है, बट जब हम उसमें ग्लिसरॉल मिक्स कर देते हैं तो सैंपल में उस वजह से हमारा जो सैंपल है वो बेल में सेटल डाउन हो जाता है एंड जिससे सेपरेशन प्रोसेस प्रॉपरली होता है। इसलिए हम उसमें लोडिंग डाई एंड इनका ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। इसी प्रोसेस की हेल्प से हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं जिसको हम रन में, मीन्स जो हमारा जेल है उसमें हम इसको रन या फिर मूव कराते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद इसमें हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें हमें एगारोज जेल को प्रिपेयर करना है। एंड एगारोज TAE जेल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। मीन्स एगारोज में वफर को हम ऐड करते हैं TAE, जिसकी हेल्प से हम एगारोज को जेल को प्रिपेयर करते हैं। TAE बफर provides a source of ions for setting up the electric field during electrophoresis. The weight to volume concentration of agarose in TAE buffer is used to prepare the solution. Means एगारोज जेल को बनाने के लिए हम एगारोज को वे करते हैं जो मार्केट में पाउडर के फॉर्म में मिलता है। एगारोज को वे करने के बाद हम उसको TAE या फिर TBE बफर में डिज़ोल्व करके हम माइक्रोवेव करते हैं। लगभग 2 मिनट तक सॉल्यूशन को हम बॉईल करते हैं जिससे ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो। जब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को माइक्रोवेव से निकाल लेते हैं। एगारोज जेल को प्रिपेयर करने के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है किस तरीके से हम एगारोज जेल को पोर करते हैं कास्टिंग ट्रे में। थर्ड स्टेप डैट इज़ कास्टिंग द जेल। The agarose TAE solution is poured into a casting tray that once the gel solution has cooled down and solidified creates a gel slab with a row of bells at the top. सेकेंड स्टेप में हमने एगारोज जेल को प्रिपेयर किया। जब एगारोज जेल कूल डाउन हो जाता है इसके बाद हम इस एगारोज सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की कास्टिंग ट्रे होती है उस कास्टिंग ट्रे में हम कॉम्ब लगाते हैं एंड कॉम्ब लगाने के बाद तब हम इस सॉल्यूशन को उसमें पोर करते हैं। बहुत केयरफुली से पोर करते हैं जिससे उसमें बबल्स फॉर्म ना हो। पोर करने के बाद कास्टिंग को 15 to 20 मिनट्स तक हम लीव कर देते हैं जिससे यह कास्टिंग ट्रे सॉलिडिफाइड हो जाए। जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है तब हम कॉम्ब को रिमूव करते हैं। कॉम्ब रिमूव करने के बाद जहाँ पर कॉम्ब था वहाँ पर बेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी बेल्स में हम सैंपल को लोड करते हैं और इस प्रोसेस से हमारा इसमें जो एगारोज जेल है इससे हम अपने कास्टिंग ट्रे को प्रिपेयर करते हैं इसी प्रोसेस से। फोर्थ स्टेप डैट इज सेटिंग अप द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। द सॉलिड जेल इज प्लेस्ड इनटू अ चैम्बर filled with TAE buffer. The gel is positioned so that the chamber bells are closest to the negative electrode of the chamber. This means जेल प्रिपेयर हो जाने के बाद हम इस कास्टिंग ट्रे को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखने के बाद हम यह ध्यान देते हैं कि जो साइड जेल के बेल्स हैं वो कैथोड के साइड होने चाहिए।
बिकॉज डीएनए निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट रन होगी तो डीएनए निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होकर सेपरेट होंगे। इसी रीज़न से हम बेल कैथोड की साइड रखेंगे। जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखने के बाद तब हम इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में TAE या फिर TBE बफर फिल करते हैं। यह बफर हम इसलिए फिल करते हैं जिससे हमारा जेल डीप हो सके और यह ड्राई न रहे। इसके लिए हम इसमें बफर TAE या फिर TBE बफर का यूज करते हैं। फिफ्थ स्टेप दैट इज़ लोडिंग द जेल। मीन्स हमने जो सैंपल को प्रिपेयर किया था फर्स्ट स्टेप में, हमें उसको लोड करना है और डीएनए लैडर को। द जेल चैम्बर बिल्स आर लोडेड विद द डीएनए सैंपल्स and usually a DNA ladder is also loaded as reference for sizes। जेल में मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है, यूनिट है, इसमें हम जेल में जो फर्स्ट बेल है उसमें हम डीएनए लैडर को लोड करते हैं। डीएनए लैडर में कितनी फ्रैगमेंट का डीएनए प्रेजेंट है वो हमें नोन होता है, तो हम डीएनए लैडर को फर्स्ट बेल में लोड करते हैं और बाकी बेल्स में हम अपना सैंपल डीएनए जो है उसको लोड करते हैं। सिक्स्थ स्टेप that is electrophoresis। The negative and positive leads are connected to the chamber and to a power supply where the voltage is set। Turning on the power supply sets up the electric field and the negatively charged DNA sample will start to migrate through the gel and away from the negative electrode towards the positive। This means बेल में सैंपल जब लोड हो जाता है देन पूरा यूनिट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद वोल्टेज मीटर अटैच होता है। इस यूनिट से, इस वोल्टेज मीटर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट लगभग 80 to 150 वोल्ट के बीच में रखी जाती है। एंड इस प्रोसेस में जहाँ पर बेल्स हैं, जहाँ पर हम डीएनए को प्लेस कर रहे हैं, इधर साइड कैथोड होगा और इधर साइड एनोड होगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर मूव होंगे डीएनए इसमें। एंड यह प्रोसेस लगभग 1 आवर्स तक कंप्लीट होता है और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मीन्स डीएनए के बैंड लास्ट तक दिखते हैं जेल में, हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। सेवंथ स्टेप दैट इज स्टॉपिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड विजुअलाइजिंग दी डीएनए। मीन्स जब हमारा इसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हम इसको स्टॉप करते हैं, इस प्रोसेस को, एंड फिर हम इनको विजुअलाइज करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को। वंस दी ब्लू डाई इन दी डीएनए सैंपल्स हैज़ माइग्रेटेड थ्रू द जेल far enough, the power supply is turned off and the gel is removed and placed into an ethidium bromide solution। Ethidium bromide intercalates between DNA and is visible in UV light। Sometimes ethidium bromide is added directly to the agarose gel solution, or in step 2 the ethidium bromide stained gel is then exposed to UV light and a picture is taken। DNA bands are visualized in from each lane corresponding to a chamber well। The DNA ladder that was loaded is also visualized and the length of the DNA bands can be estimated। An example is given in the figure below। मीन्स ये प्रोसेस लगभग 1 आवर्स तक होता है और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मीन्स डीएनए के बैंड लास्ट तक दिखते हैं जेल में, हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद जेल को वहाँ से ले लेते हैं और इस जेल को यूवी विजुअलाइजेशन के लिए ले जाते हैं। क्योंकि या तो हम इस जेल को ETBR मीन्स इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन से वॉश करें, या फिर ETBR क्या करता है कि डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और ये ETBR मीन्स इथिडियम ब्रोमाइड फ्लोरेसेंट टैग की तरह काम करता है। जब ये ETBR मीन्स इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए से बाइंड हो जाता है और हम अपने जेल को यूवी लाइट में रखते हैं, तो यूवी लाइट में रखने के बाद ETBR फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हम ईजिली यह चेक कर सकते हैं कि डीएनए के बैंड की पोजीशन क्या है जेल में। या फिर हम स्टेप 2 में क्या करते हैं कि जब हम एगारोज सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तब हम एगारोज सॉल्यूशन को लगभग कूल डाउन करते हैं कुछ समय तक। पोर करने से पहले उस टाइम पर हम ETBR सॉल्यूशन को ऐड कर सकते हैं, तो ये
टू प्रोसेस में मीन्स सेकेंड स्टेप जो था उसमें ये होता है जिससे हम ETBR को ऐड करते हैं। देन हम DNA को विजुलाइज करते हैं UV के अंदर। UV यहाँ पर बहुत कम टाइम तक एक्सपोज करते हैं और बहुत लेस इंटेंसिटी की UV लाइट होती है, इसीलिए यहाँ इस प्रोसेस में हमारे DNA के लिए ये हार्मफुल नहीं होती है। एंड देन जब हम DNA को यहाँ विजुलाइज कर लेते हैं, हम ये मैच करते हैं कि हमारा DNA जो सैंपल में DNA प्रेजेंट है वो कौन से DNA के स्ट्रैंड के साथ मैच कर रहा है। मीन्स जो यहाँ पर DNA प्रेजेंट है, ये सभी सैंपल के DNA, इनको हम इधर जो फर्स्ट बेल है इसमें हमारा क्या प्रेजेंट था, इसमें हमारा DNA लैडर प्रेजेंट था। हम इससे मैच कराते हैं कि कौन सा सीक्वेंस आया है, मीन्स कितने लेंथ की स्ट्रैंड आई है, हम इधर इससे मैच कराते हैं। ये सभी प्रोसेस हम UV विजुलाइजेशन की हेल्प से कर रहे हैं अभी, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सैंपल में जो DNA के स्ट्रैंड्स हैं उनका कितना लेंथ हो सकता है। उसके बाद हम इस सैंपल को फर्दर यूज कर सकते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए। DNA के स्पेसिफिक फ्रैगमेंट को जेल में आइसोलेट करके दूसरे प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। यही पूरा स्टेप है DNA को किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। अगर आपको मेरी यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।